हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो सीरीज़ में हमने क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस NCERT को स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। उसे भी हम उस वीडियो को भी हम अपलोड कर चुके हैं, 2 पार्ट्स में वो वीडियो है, उसको भी जाके एक बार ज़रूर देखें। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिकार क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितने अधिकार दिए गए हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान की सहायता से हम एक अच्छी सरकार का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उस पर अंकुश लगा सकते हैं ताकि वो सरकार तानाशाही होके हम लोगों के खिलाफ काम ना कर दे, क्योंकि हम सरकार को बहुत पावर्स देते हैं। साथ ही साथ ये जो अधिकार है ये वही है जिसकी मदद से हम सरकार पे अंकुश लगा सकते हैं, उसको तानाशाही होने से रोक सकते हैं। इसी से पता चलता है कि सरकार अगर हमारे विरुद्ध काम करेगी और वो हमारे किसी भी अधिकार का, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, तो हम न्यायालय के पास जा सकते हैं और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उस पर कार्यवाही भी होगी। तो सबसे पहले अधिकार। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। तो अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी के जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो ज़रूरी है जीने के लिए हमारे। अगर वो अधिकार नहीं होंगे तो जीवन किस तरीके का होगा आप भी सोच सकते हैं। तो अधिकार इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हैं और इन्हीं की मदद से हम सरकार पे अंकुश लगा पाते हैं। अब अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है? अधिकारों का घोषणा पत्र मतलब जहाँ पे हमारे अधिकार दिए गए हैं, जिसको दिखा के हम कह सके कि ये हमारे अधिकार है, कोई इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। और ये अधिकार हमारे कहाँ दिए गए हैं? हमारे संविधान में। हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब संविधान में लिखा जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। हमें मौलिक अधिकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अपने सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब पूर्ण रूप से हमारा विकास हो सके। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व यानी कि भाईचारा, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं ये अधिकार। अब देखो क्या हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 2000 में। क्या था ये आयोग? इस आयोग में कुछ लोगों की एक बेंच बनाई गई है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो वो इसके आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर दोषी का जो अपराध है वो सिद्ध हो जाता है, दोषी की वो बात प्रूफ हो जाती है कि उसने किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। इसमें जो सदस्य थे वो थे एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान रखने और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले सदस्य। कार्य था इनका लोगों की शिकायतें सुनना, उसकी जांच करना और पीड़ित को राहत पहुंचाना, ये काम था इसका। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो देखो बच्चों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों यानी कि स्वतंत्रता नायकों जो उसमें भाग ले रहे थे, उन्होंने क्या किया? नागरिकों के अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में लिख दिया गया था।
वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार होते हैं हमारे, जो कानून के तहत लागू किए जाते हैं और उन्हीं की हेल्प से इनमें हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में चेंज करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है और इसके लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो स्वतंत्रता जो संविधान में लिखे गए हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। इनकी गारंटी और सुरक्षा कौन कर देता है? खुद संविधान देता है उनकी गारंटी कि ये संविधान द्वारा दिए गए हैं तथा यही है जिसके जरिए हम दिखा सकते हैं कि कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। इन अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संशोधन मतलब चेंज, और उस चेंज को करने के लिए कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है। इतनी इजीली वो संशोधन नहीं हो जाता। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान क्या है? सर्वोपरि, सबसे ऊपर है संविधान, उससे ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर उठ के कोई काम नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों के प्रकार। मूल संविधान जो बना था स्टार्टिंग में, जो हमारा एकदम बिना किसी चेंज के जो संविधान था, उसमें 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। परंतु फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे सामान्य कानून के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 में स्थापित कर दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब क्या हो गया? वो कानूनी अधिकार हो गया। इट मीन्स अब उसमें चेंज कर सकते हैं कानून बनाकर, लेकिन अगर वो मौलिक अधिकार होता तो बिना संशोधन के उसमें चेंज किया जाना असंभव था। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद में दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद में दिया गया है तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो अब हम जानते हैं इनके बारे में कि कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से अधिकार को दिया गया है। सबसे पहला था अपना समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में बताया गया है, गारंटी दी गई है कानूनी समानता की और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने की किसी भी भेदभाव के बिना। कानून सबके लिए समान है और सबको सुरक्षा प्रदान करेगा किसी भी भेदभाव के बिना। अनुच्छेद 15 सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्त समाज की स्थापना करता है। और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्तियों का अवसर देता है। ये इसमें अनुच्छेद 15 में कहा गया है सरकार भी किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकती, ना धर्म के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना जन्म के आधार पे, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर, मतलब जो नौकरियां निकलती है, वैकेंसीज होती हैं, उसमें बिना किसी भेदभाव के सबको भाग लेने का समान अवसर दिया जाता है। अनुच्छेद 17 में समाज से छुआछूत की समाप्ति। आप जानते ही हैं पहले बहुत बुरा हाल हुआ करता था, हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। अब उसमें क्या होता था, जो कुछ इनको वैश्य और शूद्र को निम्न वर्ग का माना जाता था और ब्राह्मण और क्षत्रिय को उच्च वर्ग का माना जाता था। ये निम्न जाति वाले लोगों का बहुत बुरा हाल था, उनसे बहुत भेदभाव करते थे। उनको छूना नहीं है, वो इधर पानी नहीं भर सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो बहुत बुरा हाल था। आज अगर ऐसा हो गया तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा।
अब हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, क्या स्वतंत्रता दी गई है? भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने मन के भाव प्रकट करना, संघ बनाना यानी कि ग्रुप्स बनाने की, सभा करने की यानी कि मीटिंग्स करने की, भारत भर में भ्रमण करने की मतलब कहीं पे भी आने जाने की, भारत के किसी भाग में बसने की, कहीं पे भी जाके रह सकता है, और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की, कोई भी काम वो कर सकता है अपने जीवन यापन के लिए, बशर्त है कानून वो जो काम है वो सही होगा, गैर कानूनी नहीं होगा। अनुच्छेद 20 अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, क्योंकि किसी भी अपराधी को दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? न्यायालय के पास है। हम लोग ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने कुछ किया है तो हम जाके उसको दंड दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कानून बना हुआ है, कानून के तहत सबको दंडित किया जाएगा, हम कोई नहीं होते हैं उसको दंडित करने वाले। अगर ऐसा हो जाएगा तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी और देश में अराजकता की भावना पैदा हो जाएगी। अनुच्छेद 21 में कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता और से कोई वंचित नहीं कर सकता, मतलब हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। ऑफकोर्स कोई ये नहीं है जाके उसका गला दबा रहा है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है, जी नहीं, कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त बोला गया है। अगर कोई दंडित है, कोई बहुत ही बड़ा अपराध किया है, उसे दंड दिया गया है तो भले ही जैसे फांसी की सज़ा सुना दी गई तो अलग बात है, अदरवाइज कोई किसी को ऐसे नहीं मार सकता। अनुच्छेद 21 क में RTE 2002 को जोड़ा गया, मतलब आर राइट टू एजुकेशन। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा में इसको मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 22 किसी भी नागरिक के विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार यानी कि तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, अर्थात आप देखते हैं कि इंसानों को बेच दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को देखते किडनैप करके बेच देते हैं, फिर उनको दुकानों पे लगा देते हैं, भीख मांगने के कामों पे लगा देते हैं। ये क्या है? मानव तस्करी है, ठीक है। और बल प्रयोग द्वारा बेगारी मतलब डरा धमका के उससे काम लिया जा रहा है, लोगों से ज़बरदस्ती मतलब मजदूरी करवाई जा रही है और बिना किसी पैसे के। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। बंधुआ मजदूरी होती है, उनको ऐसे लोगों को बस ऐसे खरीद लिया जाता है और उनको सिर्फ 2 टाइम का खाना दिया जाता है, वरना वो भी नहीं, और दिन भर बस उनसे काम लिया जाता है बिना किसी वेतन के। जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। दास्ता मतलब लोगों को दास बना लिया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। बेगार प्रथा प्रचलित थी, वही उनसे काम करवाना बिना किसी पैसे के, डरा धमका के। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे, वही होता था बेगार। विशेषकर स्त्रियों को पशु की तरह खरीदा और बेचा जाता था, इतना बुरा हाल था। अनुच्छेद 24 खाद्यान्नों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की बिल्कुल मनाही थी। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि खाद्यान्नों में, कारखानों में, ऐसी जगहों पे। अब हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 25 इसमें क्या है? अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है, उसका पालन करने का अधिकार है, उसका प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर किसी का मन होगा धार्मिक चीज़ों के लिए जो प्रचार प्रसार होता है उसमें कर देना, मन होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी।
अनुच्छेद 28, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30, इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। अब इसमें देखिए, विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। तो जो हमारे आदिवासी लोग हुआ करते थे, जो जंगलों में रहते थे, उनकी एक अलग भाषा, अलग लिपि, उनकी अलग संस्कृति थी जो एकदम विलुप्त होती नज़र आ रही है। तो उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वे अपने भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को बनाए रखें। उसके लिए उनको बहुत प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो ऐसे ही जैसे उनके इलाकों में ऐसे उनकी भाषा का विशेष बल दिया जाता है। स्कूलों में उनकी भाषा को सिखाने के लिए सरकार काम करती है, उनकी लिपि को बनाए रखने की कोशिश करती है, उनकी संस्कृति को बनाए रखने की कोशिश करती है, ताकि वो मुख्य धारा के साथ जुड़े रहें, कहीं ना कहीं पिछड़ ना जाएं और उनकी संस्कृति विलुप्त ना हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। इसके अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 32, संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रीट कहा जाता है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, फिर चौथा है अधिकार परीक्षा एंड पांचवा उत्प्रेषण। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है? दोषी को जब आरोपी को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसका अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो न्यायालय आदेश देती है कि उसे पेश किया जाए न्यायालय में। परमादेश में होता है कोई सामूहिक अधिकारी, यानी कि कोई किसी सरकारी पद पे कोई अधिकारी है और उसका काम है लोगों के लिए काम करना, और वो अपने काम को ढंग से नहीं कर रहा होता है, तो न्यायालय उसको आदेश दे सकती है कि वो अपने काम को उचित पूर्वक करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। फिर बात करते हैं हम प्रतिषेध की। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न या अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मामलों में सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है, मतलब पोस्टपोन की जा सकती है कोई भी सुनवाई। फिर है अधिकार परीक्षा। इसमें क्या है? अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है। यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय इस पर रीट जारी कर देती है। इसमें फिर क्या होता है? उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि वो ये काम क्यों कर रहा है, और अगर सरकार उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाती है तो ठीक है, चल वो काम कर सकता है। लेकिन अगर सरकार उससे न्यायालय से असंतुष्ट हो जाए तो क्या होगा? फिर उसको तुरंत वो कार्य करने से रोक दिया जाता है। एंड पांचवा उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रीट को जारी किया जा सकता है। ये था आपका आज की वीडियो। अब चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें जीके बैंक। साथ में इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही हम इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर देंगे। इसको ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स बना के रखें, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप बस इसके पॉइंट्स भी देख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। चलो बाय।